नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का फेक स्कीम से संबंधित, दूसरे नंबर पे अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच कन्फ्लिक्ट से संबंधित, तीसरे नंबर पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इससे संबंधित, चौथे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का सार्क से संबंधित और सबसे लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फेक स्कीम्स के बारे में है। नकली स्कीम्स, फर्जी स्कीम्स। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से इवन एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सब स्कीम्स के बारे में अगर सर्च मारोगे, फ्री लैपटॉप स्कीम, पीएम स्कूटी योजना, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना, प्रधानमंत्री सोशल पैनल योजना और सबसे लास्ट में पीएम कन्या आशीर्वाद योजना, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, गूगल पर आप इन सभी स्कीम्स को सर्च मारोगे, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अरे सारी तो स्कीम्स याद कर ली प्रीलिम के लिए। वो बात अलग है, यूपीएससी ने पूछा नहीं, बट ये स्कीम्स तो कभी नहीं सुनी। फ्री लैपटॉप योजना, फ्री स्कीम, फ्री पीएम योजना, यही इस आर्टिकल में कहा जाता है ये सब फर्जी स्कीम्स हैं। कौन डालता है इन फर्जी स्कीम्स के बारे में? वो लोग डालते हैं जो लोगों को बेवकूफ बना के पैसा लूटना चाहते हैं। देखो, फेक स्कीम्स की समस्या नई नहीं है, काफी समय से चली आ रही है। इवन कुछ लोग तो वेबसाइट भी बना लेते हैं फेक स्कीम के ऊपर, जैसे फ्री लैपटॉप योजना .org, पीएम उज्ज्वला.org। उज्ज्वला नाम से अलग से स्कीम है, लेकिन लोगों से पैसे लूटने के लिए बना ली वेबसाइट। अब फायदा कैसे होता है फ्रॉडस्टर्स यानी धोखेबाज लोगों को जो ये फर्जी स्कीम्स चलाते हैं? देखो, आज के समय में डेटा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी नोट्स को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन में अपनी पर्सनल डिटेल्स दी होंगी या फिर वेबसाइट में लॉगिन किया होगा, लेकिन मिला आपको कुछ भी नहीं। जिस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपने लॉगिन किया था वहां पे कुछ आपको नहीं मिला। एक्चुअल में जिस पर्सन की वो वेबसाइट थी उसका पर्पज सर्व हो गया। उस पर्पज का मकसद था ही ये कि आपकी डिटेल्स हासिल करना। बाद में आपकी डिटेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा प्रमोशन के लिए। या फिर कुछ फ्रॉडस्टर्स यानी धोखेबाज लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के मैसेज भेजते हैं कि आप इस फ्री स्कीम का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन शुरुआत में प्रोसेसिंग फीस लगेगी 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये। तो आपसे 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये ले लिए जाएंगे, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। इस प्रकार से धोखेबाजी करते हैं कुछ लोग जो फर्जी वेबसाइट्स बनाते हैं, फर्जी स्कीम्स के बारे में प्रचारित करते हैं। कोविड-19 आने के बाद में ये जो फेनोमेनन है, मतलब फर्जी स्कीम्स के जो केसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस फेक न्यूज़ की तो काफ़ी बात करते हैं जिसमें पॉलिटिकल एंगल होता है या फिर कम्युनल एंगल होता है। हालांकि ऐसी फेक न्यूज़ की बात होनी भी चाहिए, बट हम फेक स्कीम्स की बात नहीं करते हैं। दूसरे फेक न्यूज़ की तरह, यानी पॉलिटिकल फेक न्यूज़ है या फिर कम्युनल फेक न्यूज़ है, उससे सोसाइटी को नुकसान होता है, इसमें डाउट नहीं है। बट फेक स्कीम्स से भी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करते हैं मोडस ऑपरेंडी क्या होता है इन फेक स्कीम्स का। मोडस ऑपरेंडी देखो मोर और लेस सिमिलर ही होता है। आपके पास मेल आएगी या फिर मैसेज आएगा कि इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो, आपको सिलेक्ट किया गया है, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ अमाउंट देना होगा एज ए प्रोसेसिंग चार्ज, ताकि आप इस स्कीम का लाभ उठा सको। कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं, डिजिटली अपना कोई भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ते हैं इस डर से कि वो पकड़े ना जाएं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, ग्राम विकास रोजगार योजना, ये एक फेक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। क्या किया था उस पर्सन ने जिसने ये फेक स्कीम बनाई? लेटर्स भेजे गए हमारे देश में वेरियस विलेज प्रधान्स को, तेलंगाना में, पंजाब में, मेघालय में और कुछ ने दूसरे स्टेट्स में सरपंच को यानी विलेज प्रधान्स को लेटर भेजे गए थे। उनको बोला गया था कि आप अपने गांव से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कीजिए इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, और शुरुआत में
आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करना होगा। 1200 रुपये पर कैंडिडेट डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना होगा जिन जिन कैंडिडेट्स को आप इनरोल करवाना चाहते हो इस स्कीम में। बट देखो, ये दुर्भाग्यवश आज इंटरनेट का ज़माना है, बावजूद इसके कुछ जो सरपंच हैं, विलेज प्रधान हैं, वो इस स्कीम के चुंगल में आ गए और बहुत सारे लोगों को इनरोल करवाने के लिए उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट सेंड कर दिया उस पर्सन के पते पर जहां से लेटर आया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगा कि जो लोग पहले उस एड्रेस पर रहते थे वो जा चुके हैं। अब जिन्होंने लेटर भेजा था ना तो उनका कोई पता है, अब ना ही उनका कोई फ़ोन नंबर है। तो ये मोडस ऑपरेंडी है, किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जाता है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा फर्जी स्कीम्स के नाम पर। कई बार तो देखो ऐसा होता है कि इवन पॉलिटिकल लीडर्स को टेलीविज़न पे आना पड़ता है, सोशल मीडिया पर क्लैरिफाई करना पड़ता है कि भाई ऐसी कोई स्कीम नहीं है, अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाए तो आप बेवकूफ़ मत बनिए। जैसे पीएम स्कूटी योजना के बारे में पॉलिटिकल लीडर्स ने अवेयर किया कि ये स्कीम जो है ये फर्जी है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। इसके बाद अगर हम अब बात करें फेक स्कीम से संबंधित इश्यूज़ के बारे में, जैसा देखो हमने पहले भी डिस्कस किया, कम्युनल, सोशल या फिर पॉलिटिकल फेक न्यूज़ जो होती हैं इन पर तो काफ़ी चर्चा होती है, बट ये फेक स्कीम्स के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने फेक स्कीम्स के नाम पर वेबसाइट बना के रखी हैं। लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स छोड़ देते हैं उस वेबसाइट पर कमेंट सेक्शन में कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। आप यूट्यूब वीडियोज़ में सर्च मारिएगा पीएम स्कूटी योजना, काफ़ी सारी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इश्यू देखो ये भी है, अगर बार बार इन फर्जी स्कीम्स के बारे में इतना ज़्यादा प्रचारित होगा तो फिर लोगों का जो विश्वास है सही स्कीम्स के ऊपर से भी उठ जाएगा। कुछ गरीब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं, बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं, स्कीम्स का लाभ तो मिलता नहीं है। तो असल में जो स्कीम आएगी सरकार की उस पर भी गरीब लोगों को विश्वास नहीं होगा। ये भी एक इशू है। वैसे तो देखो पीआईबी और कुछ दूसरी वेबसाइट्स जो हैं क्लैरिफाई करती हैं समय समय पर इन फर्जी स्कीम्स के बारे में, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इतना ज़्यादा प्रचारित होता है इन फर्जी स्कीम्स के बारे में कि गवर्नमेंट का जो तंत्र है वो क्लैरिफाई कर ही नहीं पाता। अब लास्ट में कैसे इन इश्यूज़ को टैकल किया जा सकता है, कैसे इस मैनेज को टैकल किया जा सकता है। देखो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट बनाइए आप, जहां पर सभी स्कीम्स के बारे में जानकारी हो, एक ही जगह पे अच्छे से क्लासिफिकेशन हो। और ये भी प्रोविज़न होना चाहिए कि कोई पर्सन उस वेबसाइट की सहायता से स्कीम के लिए अप्लाई कर सके और अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सके। उस वेबसाइट पे कस्टमर केयर का नंबर होना चाहिए। नंबर पेड आप कर सकते हो ताकि कोई, आप काफ़ी बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर कस्टमर केयर का नंबर फ्री होता है तो बार बार फ़ोन करने लग जाते हैं, तंग करने लग जाते हैं। नंबर आप पेड कर सकते हो, लेकिन काउंसलर्स बिठा सकते हो जो प्रॉपर जानकारी दें कि ये स्कीम आपके लिए है या फिर नहीं है। इसके अलावा देखो एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन होनी चाहिए इन फर्जी स्कीम्स के बारे में जानकारी देने के लिए। मान लीजिए कोई हेल्पलाइन हो, उस पर जाकर लोग जानकारी दे सकें, पता कर सकें ये स्कीम वास्तव में है या फिर नहीं है। अगर फर्जी है तो फिर हेल्पलाइन पर बैठे लोग उस स्टेट पुलिस को फॉरवर्ड करें वो कंप्लेंट, और स्टेट पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करे इस पूरे मामले को, और वो लोग जो फेक स्कीम्स को चला रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। डेटरेंस अगर क्रिएट होगी तो कम लोग इस प्रकार की गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। जैसे देखो साइबर क्राइम्स में होने लगा है, अब इन फेक स्कीम्स को भी अथॉरिटीज़ को सीरियस लेना होगा। सेकेंड सजेशन ये दिया जाता है, जैसे देखो सोशल मीडिया वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, इनकी पॉलिसीज़ हैं हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए, उसी प्रकार से इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स की ये भी पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा अगर कोई कंटेंट रोटेट करता है, सर्कुलेट होता है इन प्लेटफॉर्म्स पर जो कि फर्जी हो, उस कंटेंट को भी काउंटर किया जाए, उस पोस्ट को भी हटाया जाए सोशल मीडिया वेबसाइट से। तीसरा सजेशन, काफ़ी सारी ऐसी जो स्कीम्स होती हैं वो गवर्नमेंट पोर्टल से मिलते जुलते नाम रखती हैं, तो अथॉरिटीज़ को प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम से या फिर गवर्नमेंट से मिलते जुलते जो भी पोर्टल हैं
उनको मॉनिटर किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए अगर वो कुछ भी गलत स्टार्ट करते हैं। इवन काफ़ी लोग ऐसे बैंक अकाउंट नेम रख लेते हैं फर्म के नाम पर। करंट अकाउंट मतलब ऐसा होता है जो किसी गवर्नमेंट स्कीम से मिलता जुलता होता है, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का नाम ये बना लिया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब नाम ऐसा है और फिर वो कंपनी, वो फर्म ये बैंक अकाउंट देती है कि आप प्रोसेसिंग चार्ज दे दीजिए इस बैंक अकाउंट में। तो किसी को लगेगा अरे नाम भी सेम है, हो सकता है ये सच हो, तो प्रोसेसिंग चार्ज देने पर हमें स्कीम का लाभ मिल जाएगा। तो बैंक्स भी एक्शन लें अगर कोई फर्म इस प्रकार के नाम रखती है जो कि गवर्नमेंट स्कीम से मिलते जुलते हैं। सबसे लास्ट में सरकार देखो अपनी स्कीम्स के बारे में जोर शोर से प्रचारित करे, और इवन जो फेक स्कीम्स हैं उनके बारे में भी सरकार समय समय पर सूचित करे जनता को, और लोकल लैंग्वेजेस में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास में अवेलेबल होनी चाहिए। एक सजेशन लास्ट में वैसे आप ये भी दे सकते हो कि एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, इन सब लोगों का भी कोऑर्डिनेशन चाहिए इस फेक स्कीम्स के फेनोमेनन को बस्ट करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नोबेल पीस प्राइज से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एथिक्स और ऐसे में भी इस इशू का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या? ये यूएन की एक डिवीज़न है फूड एड देने के लिए उन लोगों को जो इनफ फूड का प्रोविज़न नहीं कर पाते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, हेडक्वार्टर रोम में है। ये ऑर्गेनाइजेशन फूड प्रोवाइड करती है 80 देशों में 86.1 मिलियन लोगों को। आर्टिकल में कहा जाता है देखो पिछले ऑलमोस्ट 120 सालों में अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, जैसे लैंड माइंस को एबोलिश करने के लिए, न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए या फिर इनको एलिमिनेट करने की दिशा में काम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। और अब जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस प्राइज़ मिला है, ये एक प्रकार से रिकॉग्नाइज करता है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। कई कन्फ्लिक्ट रीडन कंट्रीज़ जैसे बुर्किना फासो, साउथ सुडान, नाइजीरिया, कोंगो, यमन, यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस फ़िलहाल के समय में हो रहा है। कई देशों में सिविल वार जैसी सिचुएशन है। तो ऐसी कंडीशंस होने के बावजूद जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो वर्कर्स हैं वो पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने खाना पहुँचाया बहुत सारे लोगों को। ना सिर्फ इन देशों में बल्कि कई जगहों पर नेचुरल डिजास्टर्स थी, वहाँ पर भी ट्रकों की सहायता से, एयरक्राफ्ट की सहायता से, वेरियस एम्फीबियस व्हीकल्स की सहायता से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एड वर्कर्स ने एड पहुँचाई। तो नोबेल प्राइज़ मिलना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लॉर्ड जॉन की उस स्टेटमेंट को सार्थक करता है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट हेड थे लॉर्ड जॉन। इन्होंने कहा था पीस को देखो खाली पेट नहीं बिल्ड की जा सकती, मतलब कम से कम खाना मिलेगा तभी पीस के बारे में सोचा जाएगा। पीस कैन नॉट बी बिल्ड ऑन एम्प्टी स्टोमक्स। इसके बाद आर्टिकल में कुछ सजेशन दिए जाते हैं। देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फंडिंग की आवश्यकता है, काफ़ी फंडिंग गैप का सामना करना पड़ रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ऑलमोस्ट $4.1 बिलियन। अगर इसी प्रकार से फंडिंग गैप रहेगा तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक से कैरी आउट नहीं कर पाएगा। अकेले सीरिया में 46 लाख लोग जो हैं वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही एड पर निर्भर हैं। वर्ल्ड में देखो इसके अलावा 1/4 जो लोग हैं यानी 25% वो मालन्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर देखो हम चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2030 से पहले जीरो हंगर से संबंधित, मतलब 2030 से पहले जीरो हंगर के टारगेट को अचीव करना है। अगर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव करना चाहते हैं तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फंडिंग मिलनी चाहिए और इसे रिकॉग्नाइज करना होगा बड़ी पावर्स को, फॉर एग्जांपल यूएसए, चाइना। इसके साथ साथ आर्टिकल में यह भी कहा जाता है
क्लाइमेट चेंज की समस्या को भी एड्रेस करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की समस्या की वजह से एग्रीकल्चर पैटर्न पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और फार्म्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। इसके साथ साथ नेक्स्ट सजेशन ये है, डेमोक्रेसी को भी हमें मजबूत बनाना होगा विभिन्न देशों में। जैसे देखो, इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। आज़ादी के बाद से ही इंडिया में कोई मेजर फैमिन नहीं आया है, जबकि चाइना में आया है। इसका रीज़न ये है, इंडिया देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रेस फ्री होती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अब मान लीजिए हमारे देश में ऐसी खबर निकल के आती है कि उड़ीसा में कुछ लोगों की मौत हो गई डेथ की वजह, भूख की वजह से, तो एकदम से सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उड़ीसा की गवर्नमेंट पर, कि जहां पर भूख से डेथ हुई है वहां पर तुरंत खाना भिजवाया जाए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सरकार पर एकदम से प्रेशर आता है अगर कहीं पर अनाज की कमी हो जाती है। बट जो अथॉरिटेरियन रेजीम होते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, ऐसे देश तो इन खबरों को सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि प्रेस फ्री नहीं होती, तो सरकार पर प्रेशर आता नहीं है। इस वजह से भूख से लोगों की डेथ होती रहती है। तो आर्टिकल में कहा जाता है इसी वजह से डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जाए विभिन्न देशों में, ताकि फ्री प्रेस हो और भूख से किसी की डेथ ना हो, सरकार पर प्रेशर पड़े। लास्ट में कुछ जनरल सजेशंस हैं, जैसे यूएन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, जो मिलिट्रिज्म है जिसकी वजह से वायलेंस आता है उसे अवॉइड किया जाए, इकोनॉमीज जो ग्रीन इकोनॉमीज होती हैं उनको प्रमोट किया जाए, और कन्फ्लिक्ट्स जो अभी विभिन्न देशों में है, फॉर एग्जांपल यमन में, सीरिया में, इन कन्फ्लिक्ट्स का भी समाधान निकले ताकि वहाँ पर फूड सिक्योरिटी खतरे में ना आए। ये कुछ जनरल सजेशंस है लास्ट में। तो ये हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिलने से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोकसस रीजन में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे कन्फ्लिक्ट के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ये मैप देख लीजिए, यहाँ पे है अजरबैजान और ये है आर्मेनिया। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है। देखो ये जो रीजन है ना, नागोर्नो काराबख, इसको लेके मेन कन्फ्लिक्ट है। इस नागोर्नो काराबख रीजन में आर्मेनियन मूल के लोग रहते हैं। वैसे अभी फिलहाल नागोर्नो काराबख आर्मेनिया के पास में है, बट अजरबैजान का ये कहना है कि ये हमारा रीजन है, नागोर्नो काराबख हमारे पास में होना चाहिए और आर्मेनिया इसे खाली कर दे अजरबैजान के लिए। काफ़ी समय से तो ऐसी मांग ही करता आया है अजरबैजान, रह रहकर बॉर्डर पे जो क्लैशेस होते रहते हैं दोनों देशों के, बट अब एकदम से अजरबैजान के द्वारा काफ़ी एग्रेसिव रुख अख्तियार कर लिया गया है। मतलब मिलिट्री के सहारे से नागोर्नो काराबख रीजन को आर्मेनिया से लेने की कोशिश की जा रही है अजरबैजान के द्वारा, और इस पूरी एक्टिविटी में अजरबैजान का साथ दिया जा रहा है टर्की के द्वारा। टर्की अजरबैजान के साइड है, क्योंकि अजरबैजान में भी टर्किश मूल के लोग रहते हैं। इवन 1993 से ही टर्की ने आर्मेनिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर लिए थे, इसी विवाद को लेके कि नागोर्नो काराबख जो रीजन है वो आर्मेनिया ने अपना यहाँ पर कंट्रोल इस्टाब्लिश कर दिया था, जबकि अजरबैजान का ये कहना है ये रीजन हमारा है। तो टर्की ने उस समय 1993 में अजरबैजान का साथ देते हुए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर्मेनिया के साथ ख़त्म कर लिए थे। बात करें रशिया की, देखो रशिया वैसे दोनों देशों को हथियार सप्लाई करता है, आर्मेनिया को भी और अजरबैजान को भी। रशिया का रोल वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों देश यूएसएसआर का पहले पार्ट हुआ करते थे और यूएसएसआर की लीगेसी को इनहेरिट किया गया है रशिया के द्वारा। तो रशिया अभी तक कन्फ्लिक्ट में चुप है। अभी जो वार स्टार्ट हुआ दोनों देशों के बीच, अभी तक रशिया चुप है, रशिया ने किसी एक देश का साथ नहीं दिया है। बट अगर बिल्कुल गहराई में जाके बात करें तो रशिया आर्मेनिया के ज़्यादा करीब है। यूएसए की बात करें, यूएसए देखो वहाँ पर इलेक्शन है नवंबर में, तो यूएसए तो अपने ही इश्यूज में उलझा हुआ है और इस इशू पर अभी तक यूएसए पूरी तरह से एब्सेंट है। उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट तो हालांकि हो सकता है जारी की हो, बट ऐसा कुछ उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी की हो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। फ्रांस ने टर्की के राष्ट्रपति अर्दगन पर आरोप लगाया है कि टर्की के राष्ट्रपति सीरियन रिबल्स को भेज रहे हैं अजरबैजान में आर्मेनिया से युद्ध लड़ने के लिए। सीरिया में जो रिबल्स हैं, जो
जिन्हें टर्की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिन्हें टर्की पैसा देता है, अब वो टर्की के कहने पर अजरबैजान में आए हुए हैं ताकि आर्मेनिया से युद्ध लड़ा जा सके, ऐसा आरोप लगाया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस आर्टिकल में दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। कन्फ्लिक्ट देखो दोनों देशों के बीच 1994 से ही है, और एक ग्रुप है मिन्स्क ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इस ग्रुप ने देखो 2007 में प्रिंसिपल्स दिए थे, मैड्रिड प्रिंसिपल्स, जिसके बेस पे पीस इस्टेब्लिश की जा सके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। हैं क्या ये मैड्रिड प्रिंसिपल्स? मैड्रिड प्रिंसिपल्स देखो 1975 के हेलेंस्की फाइनल एक्ट प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, जैसे फोर्स का यूज़ करना नहीं करना है, प्रोहिबिशन ऑन द यूज़ ऑफ फोर्स मतलब फोर्स के इस्तेमाल नहीं करना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन से संबंधित इक्वल राइट को रिकॉग्नाइज करना है। तो 1975 के ये जो हेलेंस्की फाइनल एक्ट प्रिंसिपल्स हैं इन पर आधारित हैं मैड्रिड प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिकली बात करें तो नागोर्नो काराबाख रीजन का डीमिलिटराइजेशन मतलब यहाँ पे कोई भी देश अपनी मिलिट्री नहीं डिप्लॉय करेगा। मैड्रिड प्रिंसिपल्स में ये भी कहा गया है कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस को डिप्लॉय किया जाएगा इमीडिएटली पीस एग्रीमेंट के बाद, ताकि इंटरनेशनल पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं वो देख सकें क्या आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख रीजन में अपनी मिलिट्री को फिर से डिप्लॉय किया है। इवन मैड्रिड प्रिंसिपल्स में ये सब भी चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, रिफ्यूजीज, उनको भी अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में अगर लौटना चाहते हैं तो लौट सकें। ये जो मैड्रिड प्रिंसिपल्स हैं ये देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1993 के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हैं। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि आर्मेनिया अजरबैजान को छोड़कर जाएं, मतलब आर्मेनिया की जो फोर्सेस हैं अजरबैजान के रीजन को छोड़कर चली जाएं, ऐसा बोला गया था 1993 के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशन में। सबसे लास्ट में ये भी बोला जाता है, देखो मैड्रिड प्रिंसिपल्स में ये भी बोला गया था जो ये नागोर्नो काराबाख रीजन जिसको लेके विवाद है, इस रीजन में लोगों के पास अधिकार होगा सेल्फ गवर्नेंस का, और जब तक कि फाइनल प्लेबिसाइट वहाँ पर नहीं कंडक्ट हो जाता है तो ऑफिशियल्स का इलेक्शन होगा जिनके पास में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होंगी इंटरिम पीरियड के दौरान। नागोर्नो काराबाख जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करेगा, एक्सटर्नल रिलेशंस कंडक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल OSCE में रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर स्टेटहुड का होना जरूरी नहीं है वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन होगी नागोर्नो काराबाख की। ये सब चीज़ें तय हुई थी पीस ट्रीटी के लिए। बट देखो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अजरबैजान ने अब एकदम से एग्रेसिव रुख अपना लिया है, क्योंकि ऑयल बूम जब आया तो अजरबैजान की जो मिलिट्री पर स्पेंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आर्मेनिया का जितना टोटल बजट था उससे ज़्यादा तो मिलिट्री पर स्पेंड किया जा रहा था अजरबैजान के द्वारा, और अब टर्की के द्वारा भी फुल सपोर्ट किया जा रहा है अजरबैजान को। इस वजह से अजरबैजान ने अपनी अब रणनीति बदल दी है, सो कॉल्ड नागोर्नो काराबाख रीजन को आर्मेनिया के चुंगल से छुड़वाने के लिए। लास्ट में ये कहा जाता है, देखो नेशनल रेटोरिक अभी काफ़ी ज़्यादा है दोनों देशों में, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रोपगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं। पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे है नहीं, ना ही पॉलिटिकल विल है पीस के लिए। लो लेवल फ्रिक्शन तो होते ही आए थे काफ़ी समय से, बट अब जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है ये बड़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल सार्क से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कोविड-19 की महामारी ने एक अपॉर्चुनिटी दी सार्क को रिवाइव करने की, सार्क के रीएक्टिवेशन की। मतलब जैसे ही कोविड-19 की महामारी आई, सार्क के रिवाइवल के लिए एक दरवाज़ा खुला। कैसे? महामारी आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रपोज किया कि सार्क के मेंबर कंट्रीज़ को आपस में बात करनी चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ताकि साउथ एशियन कंट्रीज़ मिल के कोविड-19 की महामारी से लड़ सकें। तो इसके बाद सार्क के मेंबर कंट्रीज़ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अहम था, क्योंकि 2015 के बाद से ही सार्क ठंडे बस्ते में था, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी एग्रीमेंट
होने ही नहीं देता था कनेक्टिविटी से संबंधित सार्क में। और पाकिस्तान जो इंडिया में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस वजह से इंडिया भी पाकिस्तान से एंगेज करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए पिछले काफ़ी सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन ठंडे बस्ते में थी, बट कोविड-19 की महामारी आने के बाद एक रास्ता खुला इस ऑर्गेनाइजेशन के रिवाइवल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या कुछ निकल के आया वर्चुअल समिट के आउटकम के तौर पर। देखो, जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ महामारी आने के बाद सार्क के मेंबर कंट्रीज के बीच, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक इमरजेंसी फंड का प्रपोजल रखा सार्क के मेंबर कंट्रीज के सामने। उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा $10 मिलियन और इस फंड की सहायता से क्राइसिस को डील करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सार्क के मेंबर कंट्रीज ने यह भी डिसाइड किया कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं, आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कोविड-19 से निपटने का, और मिल के काम करेंगे ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। इसके साथ साथ इस महामारी के जो सोशल या फिर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस होंगे, उनको भी मिल के कम करने की कोशिश की जाएगी। एच.डी. मुनी देखो कहते हैं, इंडिया की ये कोशिश सार्क को रिवाइव करने की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रपोजल रखा था, तो इस प्रपोजल की सहायता से इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्रीज को मैसेज दिया है। मैसेज काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि कोविड-19 की महामारी में इंडिया आपके साथ रहेगा। इंडिया पहले भी इसी प्रकार का मैसेज देता आया है अपने पड़ोसी देशों को कि नेचुरल डिजास्टर आने पर इंडिया डिसाइसिवली आपको सपोर्ट करेगा। तो उसी मैसेज का आप रीट्रेशन इसे कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि इंडिया ने उसी मैसेज को दोहराया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया आपका साथ देगा। अब देखो, ये कुछ कोट्स हैं जो आप आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हैं प्रभास रंजन का। इनका मानना है प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी अच्छा काम किया सार्क लीडर्स तक पहुंच के और वर्चुअल समिट को ऑर्गेनाइज करने का प्रपोजल देके। बट देखो, अगर सार्क को रिवाइव करना है तो आपको सस्टेनेबल बेसिस पे एंगेज करना होगा सार्क के मेंबर कंट्रीज के साथ। सिर्फ एक स्टेप से काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ फ्लैश इन द पैन है, मतलब पैन में जो चिंगारी उठती है उसके बराबर है। उसके बाद कोट है राजीव भाटिया का। इनका कहना है, नई दिल्ली यानी इंडिया और इंडिया के जो फ्रेंडली नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, इनको आवश्यकता है कि वो सार्क 2.0 के लिए तैयार रहें। इसके बाद तीसरे नंबर पे कोट है एच.डी. मुनी का। इनका ये कहना है, इंडिया ने अच्छा काम किया है सार्क को रिवाइव करने की दिशा में। जो इंडिया की हमेशा से नीति रही है पाकिस्तान को आइसोलेट करना, एच.डी. मुनी कहते हैं पाकिस्तान अपने आप आइसोलेट हो जाएगा अगर पाकिस्तान बार बार रीजनल प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करने से मना करेगा। तो एच.डी. मुनी के अनुसार इंडिया का जो ये मूव है सार्क को रिवाइव करने की दिशा में, ये अच्छा है। अब देखो, इसके बाद बात आती है कि जब इंडिया सार्क के बजाय दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर रहा था अल्टरनेटिव के तौर पे, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक, तो फिर उसमें इंडिया सफल क्यों नहीं हो उसका? देखो, दो रीजंस हैं। एक तो सार्क को इग्नोर करके इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, बट पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। चाइना बहुत ही मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इवन अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के लिए यूएसए को भी पाकिस्तान की आवश्यकता है। तो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना, और उसी के लिए इंडिया सार्क को भी इग्नोर कर रहा था। इंडिया का पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाला ऑब्जेक्टिव सर्व नहीं हुआ। यहां पे देखो, प्रोफेसर एच.डी. मुनी कहते भी हैं, पाकिस्तान इज नॉट फेसिंग एनी आइसोलेशन इंटरनेशनली। अब बातें आती हैं दूसरे रीजन की। देखो, इंडिया सार्क के बजाय बिम्स्टेक पर ज़्यादा फोकस कर रहा था पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान की वजह से सार्क तो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो सार्क का अल्टरनेटिव है बिम्स्टेक। बट दिक्कत ये है कि बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, जैसी कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन हिस्ट्री सार्क के मेंबर कंट्रीज के बीच में है। बिम्स्टेक का देखो ज़्यादा फोकस है बंगाल की खाड़ी पर, बे ऑफ बंगाल पर। इसलिए सभी साउथ एशियन कंट्रीज को साथ लेके नहीं चल पा रहा था बिम्स्टेक। सभी साउथ एशियन कंट्रीज तो वैसे हैं भी नहीं, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान नहीं है।
इवन देखो थाईलैंड, म्यांमार, ये देश इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली चाइना के ज़्यादा करीब हैं। इवन नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये भी बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज हैं। इनकी भी जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा है और ये चाइना से अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये दो रीजन्स हैं कि सार्क को इग्नोर नहीं किया जा सका। पहला रीज़न, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की इंडिया की स्ट्रेटजी सफल नहीं हुई, और दूसरा रीज़न, बिम्स्टेक सार्क का अल्टरनेटिव नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि बिम्स्टेक का ज़्यादा फोकस बंगाल की खाड़ी पर है और बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज की जो एंगेजमेंट है वो चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, रिवाइविंग सार्क इज नेसेसरी टू चेक चाइनाज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। देखो, साउथ एशिया में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सार्क को रिवाइव करना जरूरी था। इंडिया और चाइना बॉर्डर पर फिलहाल टेंशंस हैं और साउथ एशिया में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की चाइना के साथ जो नज़दीकियां हैं वो तो देखो सबको पता है, वेल नोन है, काफ़ी पुरानी हैं। बट आइडिएशनल और मटेरियल रीजंस की वजह से नेपाल भी चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब जा रहा है। अभी नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो केपीएस ओली के कार्यकाल में नेपाल चाइना के काफ़ी करीब चला गया है और नेपाल का जो व्यापार है चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और चाइना बांग्लादेश को भी रिझाने की कोशिश कर रहा है टैरिफ एग्जाम्पशन दे के। ऑलमोस्ट देखो 97% प्रोडक्ट्स जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है चाइना में, उन पर ड्यूटी नहीं लगाता चाइना। श्रीलंका को भी काफ़ी रिझाने की कोशिश कर रहा है चाइना, मैसिव इन्वेस्टमेंट करके। देखो, ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी के अनुसार ज़्यादातर जो साउथ एशियन नेशंस हैं वो अभी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के लिए, जबकि जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी उनकी इंडिया से ज़्यादा है। मतलब जोग्राफिकल लिहाज से देखें तो वो इंडिया के नज़दीक आते हैं, बट इंपोर्ट वो ज़्यादा चाइना से कर रहे हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया को सार्क को रिवाइव करना जरूरी है। अब सबसे लास्ट में है चैलेंजेस इन रिवाइविंग सार्क। सार्क को रिवाइव करने में क्या चैलेंजेस हैं? देखो, दो मेजर डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं सार्क को रिवाइव करने में। पहला, पिछले कुछ सालों में इंडिया में जो एंटी पाकिस्तान रेटोरिक है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इवन बांग्लादेशी माइग्रेंट का जो इशू है वो भी रह रहकर इंडिया की पॉलिटिक्स में आता रहता है। तो इन इश्यूज़ का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी। ये एक चैलेंज है जिसकी वजह से इंडिया ज़्यादा बेहतर ढंग से सार्क को नहीं रिवाइव कर पा रहा है। दूसरा है स्लोगन ऑफ आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री समेत दूसरे मिनिस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है आत्मनिर्भरता पर। पिछले कुछ महीनों में महामारी आने के बाद एक स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर कैंपेन से संबंधित। अब देखो, अगर जैसा प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे मिनिस्टर्स ने बोला है कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है इंडिया की उसे कम किया जाएगा। अगर देखो इंपोर्ट कम किया जाएगा तो इसमें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ भी आ जाते हैं ना, कि साउथ एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट को कम किया जाएगा। अगर इंपोर्ट कम होगा तो फिर कैसे ट्रेड ज़्यादा होगा, कैसे सार्क को रिवाइव किया जा सकता है? तो ये दो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं सार्क को रिवाइव करने में। तो इस प्रकार से हमने सार्क के प्रेजेंट स्टेटस को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इसके बाद लास्ट में एथिक्स का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2013 में। क्वेश्चन है, आप वैल्यूज़ और एथिक्स से क्या समझते हो? इन व्हाट वेज इज इट इम्पोर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट? मतलब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करेंगे। वैल्यूज़ और एथिक्स से आप क्या समझते हो? शुरू में देखो आप लिखोगे एथिक्स और वैल्यू थोड़े रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, बट ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। इवन काफ़ी जगहों पर तो वैल्यूज़ की जगह एथिक्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है और एथिक्स के जगह वैल्यू का इस्तेमाल कर लिया जाता है, बट ये अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। ऐसे एक दो लाइनें आप लिख दोगे।
उसके बाद आप एथिक्स को एक्सप्लेन करोगे, एथिक्स क्या है, और वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करोगे। एथिक्स तो देखो ह्यूमन एक्शंस की सिस्टमेटिक स्टडी है। किस लिहाज से? इस लिहाज से ये देखना कि ह्यूमन एक्शन सही है या फिर गलत है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अफ्रीका के एक रीजन में ट्राइब रहती है, ट्राइब का नाम है एबीसी। एबीसी ट्राइब के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं। और अगर इस ट्राइब के लोगों में से कोई भी पर्सन नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करता है तो इसे बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। तो ये इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है। अब देखो उसी ट्राइब का कोई पर्सन अगर नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम कर लेता है तो इसे गलत माना जाएगा, इसे रोंग माना जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में? हम ह्यूमन एक्शंस की सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई सिर्फ वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम कर रहा है तो मतलब वो पर्सन एथिकल है, अगर बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम कर रहा है तो उस पर्सन का एक्शन गलत है, वो पर्सन अनएथिकल है। देखो एक चीज आपको बताऊं, अलग अलग सोसाइटी में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर डाइवोर्स यानी तलाक को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी भी हैं जहां पर इसे बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। तो अलग अलग सोसाइटीज़ में एथिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट कुछ स्टैंडर्ड्स तो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे चोरी करना, इसे तो हर सोसाइटी में ही गलत माना जाता है। सच बोलना, इसे हर सोसाइटी में ठीक माना जाता है। एक वर्ड है, एक टर्म है एथिकल रिलेटिविज्म। इस टर्म का मतलब ही ये है कि अलग अलग सोसाइटीज़ की जो मोरल बिलीफ्स हैं यानी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो एथिक्स को हमने डिस्कस कर लिया ब्रीफ में। अब वैल्यूज़ की बात करते हैं। वैल्यूज़ तो देखो इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स होते हैं जो इंडिविजुअल की जजमेंट को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करते हैं। जैसे किसी पर्सन के लिए डेमोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो सकता है, तो वो पर्सन इस प्रकार से एक्ट करेगा कि डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ, देखो वैल्यूज़ तो वो चीज़ें होती हैं जो किसी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज़ का मतलब ही ये है, वैल्यूड मतलब किसी चीज़ की जो चीज़ हमारे लिए वैल्यूड है मतलब वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ के बेसिस पर कोई इंडिविजुअल इवेल्युएट करता है या फिर यूँ कहें डिसीजन लेता है, जजमेंट लेता है कि कोई चीज़ उसके लिए डिज़ायरेबल है या फिर नहीं है। सेम एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई पर्सन ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पे नॉन वेज फूड कंज्यूम करने को गलत नहीं माना जाता है, बट बावजूद इसके उस इंडिविजुअल की वैल्यूज़ ये कहती हैं कि हमें वेजिटेरियन फूड ही कंज्यूम करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना गलत है। समझ गए? मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज़ उसकी ये कहती हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट उसके बिहेवियर में दिखेगा, वो पर्सन नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम नहीं करेगा। इसलिए तो कहते हैं वैल्यूज आर द इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। उस पर्सन की वैल्यूज क्या थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करना गलत है, तो इससे उसका बिहेवियर क्या होगा? वो पर्सन नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम नहीं करेगा। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लीजिए, पैट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब वैल्यूज हैं। तो पहला पार्ट तो है जो क्वेश्चन का हमारा एड्रेस हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी में एथिकल हो। अगर किसी पर्सन में कॉम्पिटेंस है बट एथिक्स नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आप ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल लीजिए। ओसामा बिन लादेन कॉम्पिटेंट था बट एथिकल नहीं था, तो उसने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो आप ये बात लिखोगे कि जो अनएथिकल पर्सन है वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन। इसके अलावा अब आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बात को साबित करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले पब्लिक सर्विस। देखो गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस नहीं अचीव की जा सकती अगर पब्लिक सर्वेंट्स एथिकल नहीं हैं।
पब्लिक सर्वेंट्स का एथिकल होना जरूरी है अगर हम गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस को अचीव करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट आप नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दे सकते हो। देखो, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिश्वत देती हैं या फिर दूसरी तरह के काइंड से गिफ्ट्स देती हैं पब्लिक सर्वेंट्स को गवर्नमेंट टेंडर हासिल करने के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए। अब काइंड ऑफ अगर ऐसी कंपनीज कुछ पेपर वर्क इस प्रकार से तैयार करती हैं कि कोई पकड़ भी सके तो उन्हें नहीं पकड़ सकेगा, बट ये गलत है ना। इससे देश को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे देश की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो रही है। कहने को वो कंपनी जो है वो कॉम्पिटेंट है क्योंकि वो पेपर्स इस प्रकार से तैयार करवा रही है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, बट एथिकली तो ये गलत है ना, और इसलिए देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरा पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है। देखो, कोई कंपनी है, अब मान लीजिए ये कोविड-19 अगर सिर्फ गरीब लोगों को प्रभावित करता तो जितनी कंपनीज आज कोविड-19 की दवाई बनाने में लगी हुई हैं, मेडिसिन डेवलप करने में लगी हुई हैं, शायद उतनी कंपनीज नहीं लगी होती। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हो सकता है कुछ कंपनीज कॉम्पिटेंट हों मेडिसिन डेवलप करने में, बट उनको ये लगता है अगर कि हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा मेडिसिन को डेवलप करने से, वैक्सीन को डेवलप करने से, तो हो सकता है वो वैक्सीन को डेवलप नहीं करेंगी कॉम्पिटेंट होने के बावजूद। जबकि अगर वो एथिकल होंगी तो फिर वो बेशक उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो, वो दूसरी वैक्सीन से पूरा करने की कोशिश करेंगी उस नुकसान को, लेकिन गरीब लोगों के लिए वैक्सीन को जरूर डेवलप करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट वर्क प्लेसेस से संबंधित है। देखो, डैनियल गोलमैन असर्ट करते हैं कि वर्क प्लेसेस पे 80% जो सक्सेस होती है वो इमोशनल क्वोशेंट की वजह से होती है, और 20% सक्सेस जो वर्क प्लेसेस पर निकल के आती है वो इंटेलिजेंस क्वोशेंट की वजह से निकल के आती है। तो अगर वर्क प्लेसेस पे एथिक्स नहीं होगा तो फिर विभिन्न एम्प्लॉयज़ के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ एथिकल होना भी जरूरी है। इसके अलावा 2-3 और पॉइंट भी आप देख सकते हो। अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो एथिकल हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और आपस में ट्रस्ट, लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी ये सब इंक्रीज होती है। कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि देखो, कोई पर्सन लॉन्ग रन में प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा अगर उसका कंडक्ट एथिकल नहीं है। एक कोट भी आप लिख सकते हो सैमुअल जॉनसन का, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रीडफुल। मैं फिर से बोलता हूं, कोट है सैमुअल जॉनसन का, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रीडफुल। ये कोट आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन में आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जैसे इस प्रकार से सबसे पहले आप लिखोगे ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सिर्फ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगी तो ब्यूरोक्रेट्स में सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड देखने को मिलेगा, बट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ प्लस एथिकल कॉम्पिटेंस भी होगी तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो होलिस्टिक कॉम्पिटेंस देखने को मिलेगी, या फिर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड प्लस में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड देखने को मिलेगा। तो ये फ्लो चार्ट बनाने से वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।